आइए बच्चों, हम रिवीजन टेस्ट का भाग 2 करेंगे। ये हम पहले भाग में प्रश्न 1 से 7 तक कर चुके हैं। अब हम करेंगे प्रश्न 8। प्रश्न 8 है, गुरुत्वाकर्षण से आप क्या समझते हैं? गुरुत्वाकर्षण वह बल है जिससे सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, और यह गुरुत्वाकर्षण बल ही पृथ्वी और अन्य ग्रहों को सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में रखते हैं, और जो पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है वह बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। उसके बाद प्रश्न 2, दूषित जल से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब पानी दूषित होता है तो दस्त लग जाते हैं, उल्टी हो सकती है, इसे डायरिया कहते हैं। उल्टी दस्त लगना है ना, तो डायरिया हो सकता है और पेट खराब हो सकता है। इस तरह स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। फिर प्रश्न 9, निम्नलिखित शब्दों को एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। जल का हो जाएगा पानी, बादल का मेघ, सूर्य का सूरज या भास्कर दिनकर, हवा का वायु। और अथवा में जो प्रश्न दिया है वो है, निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तन कीजिए। झूठ बोलने वाले से कोई प्यार करता है। फिर इसको निषेधात्मक बनाना है, मतलब नकारात्मक बनाना है, तो हम लिखेंगे झूठ बोलने वाले को कोई प्यार नहीं करता है। सिर्फ इसमें नहीं जोड़ना है, कोई प्यार नहीं करता है। दूसरा है, माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे? माँ ने बच्चे को नहलाकर कहाँ भेजा, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। और दूसरी तरह से भी अगर बच्चों ने बनाया तो वो भी सही है ना। कुछ और तरीके से प्रश्न बनाया हो कि माँ ने बच्चे को स्कूल कैसे भेजा, नहलाकर भेजा, ये लिख दिया हो बच्चों ने तो भी सही हो जाएगा। फिर प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त मूल शब्द एवं उससे जुड़े उपसर्ग अलग अलग कीजिए। जैसे उच्चारण में उद्धनचारण हो जाएगा, संदर्भ में सम धन दर्भ अदर्भ, तीसरे में हो जाएगा संगम, तो सम और गम, स पे बिंदी सम हो जाएगा उपसर्ग और गम। चिरायु में चिर उपसर्ग। उसके बाद है, निम्नलिखित मूल शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय लिखिए। दौड़ना, इसमें ना आ जाएगा प्रत्यय। परिचायक, इसमें आयक प्रत्यय आ जाएगा। गरीबी, इसमें बड़ी ई प्रत्यय आ जाएगा। मुखड़ा, इसमें ड़ा प्रत्यय आ जाएगा। फिर प्रश्न 11, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य के प्रयोग करिए। फूला न समाना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। इसका मुहावरा होगा, वाक्य प्रयोग, बच्चों को खेलते देख माता पिता फूले नहीं समाते हैं। फिर खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना, ये अर्थ है। और इसका वाक्य बनेगा, कोई और वाक्य भी बना सकते हो आप, कि बच्चों को बड़ा करने में माता पिता खून पसीना एक कर देते हैं। उसके बाद है अथवा वाला प्रश्न, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। निरंतर चलने वाला, तो इसका हो जाएगा गतिशील। जो पुरुषों में उत्तम हो, पुरुषोत्तम। फिर प्रश्न 12, यह वाक्य जिसका अर्थ दिए गए वाक्य के समान हो। मैंने पहले कभी यह फिल्म नहीं देखी थी। इसमें हमको चारों पढ़कर देखना है, तो इसमें जो वाक्य दिया है उसमें क वाला वाक्य उसके समान है। आज मैंने यह फिल्म पहली बार देखी। ऊपर क्या लिखा है? मैंने पहली कभी यह फिल्म नहीं देखी, तो दोनों एक ही मतलब है, और बाकी जो 3 वाक्य है उनका मतलब अलग है। फिर उसके बाद अथवा में दिया है 12वें प्रश्न के, दिए गए विकल्पों में से उचित विराम चिन्ह चुनकर लिखें। तो मुझे बहुत कुछ करना है, यहाँ पूर्ण विराम आ जाएगा क्या, फिर यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, मतलब अल्प विराम। फिर तुम मेरी मदद करोगे, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। प्रश्न 13, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए कहानी लिखिए। इसमें लिखा है काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी, कचौरी, मेहमान, गांव, शादी। ऐसी कोई 2, 4, 5 लाइन की कहानी लिखनी है जिसमें ये सारे शब्दों का हम उसका उपयोग कर लें, ऐसी कहानी लिखनी है। तो सब बच्चे अपने अपने हिसाब से अलग अलग कहानी लिख सकते हैं। फिर प्रश्न 14 है, पानी के महत्व अथवा त्योहारों का महत्व शीर्षक पर अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद मतलब होता है एक पैराग्राफ, है ना, 5-7 लाइन जो लिखते हैं उसको बोलते हैं अनुच्छेद। तो पानी का जो महत्व होता है उसके बारे में लिख सकते हो कि पानी का महत्व क्या क्या है,
और त्योहारों का महत्व, है ना, दोनों में से किसी पर भी आप लिख सकते हो। फिर 15 प्रश्न है, दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। ये ब्रिज कोर्स में होगा ये वाला प्रश्न, आप उसमें देखना। दो मित्रों के बीच का संवाद मतलब आप और आपकी सहेली जो बात कर रहे हो, कोई भी बात हो सकती है, तो उसमें नाम लिखो। जैसे सीता, फिर उसने क्या कहा, फिर उसकी सहेली राखी, उसने क्या कहा, ऐसे दो मित्रों के बारे में लिखना है, उनकी बातें। अथवा में दिया है बुखार से पीड़ित रोगी और डॉक्टर का संवाद लिखिए। ये भी ब्रिज कोर्स की किताब में है हिंदी की, कि एक बुखार से पीड़ित रोगी है, बीमार व्यक्ति है, वो डॉक्टर से कैसे बात कर रहा है और डॉक्टर उससे क्या पूछ रहा है और वो क्या जवाब दे रहा है, ऐसा एक 5-6 लाइन लिखनी है। उसके बाद प्रश्न 16, घर में जो काम आप अक्सर करते हैं उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। सब अपने अपने घर में कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो कोई भी जो भी काम करते हैं उसके बारे में 2 वाक्य लिखना है ना। फिर प्रश्न 17, प्रेमचंद जी अथवा राहुल सांक्रांतन जी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखो। जो जीवन परिचय मैंने बताया है आपको, पाठ जब भी मैंने पाठ करे हैं उसके बीच में पहले शुरू में ये बताए हैं, तो 2 रचनाएं लिखनी है, या तो प्रेमचंद जी की या फिर राहुल सांक्रांत्यायन की, दोनों में से एक का करना है। तो पहले 2 रचनाएं लिखना है, फिर उनकी भाषा और शैली, और तीसरा लिखना है साहित्य में स्थान। ये आप अच्छे से लिख सकते हो यदि आपने मेरे वीडियो देखे पाठ के तो। और प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो प्रसंग और संदर्भ और भावार्थ 3 चीज़ लिखनी है इसमें। तो सबसे पहले दिया है ऊंचे कुल का जमनिया जो करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। यह काव्यांश कबीर की साखियाँ से लिया गया है, तो ये आ जाएगा संदर्भ में, है ना, कि कहाँ से लिया गया है। और इसमें प्रसंग में लिखना है, इसके अंदर जो लिखा है उसका अर्थ का, किस बारे में लिखी है ये लाइन है। और फिर भावार्थ लगा के पूरा अर्थ लिखना है। और अथवा में जो दिया है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ये वाक है लल्लत की, है ना। और इसका फिर भावार्थ लिखना है, ये प्रसंग में आ जाएगा कि लल्लद द्वारा रचित वाक से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। उसके बाद प्रश्न 19, निम्नलिखित में से एक गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, संदर्भ प्रसंग सहित। तो इसमें भी ये गद्य है, अभी 2 पहले जो करा हमने वो काव्यांश पद्य का था, अब गद्य में आ जाएगा। ये जो पहला पैराग्राफ है ये 2 बैलों की कथा का है, इसके जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद है ना। ये प्रसंग हो गया। फिर हमें संदर्भ लिखना है कि ये किस संदर्भ में लिखी है पंक्तियाँ, और व्याख्या में अर्थ लिखना है। और दूसरा वाला है लासा की ओर जो पाठ है उससे ली गई पंक्तियाँ हैं, और इसके जो लेखक है वो राहुल सांक्रांतन है। तो ये हो जाएगा संदर्भ, और फिर प्रसंग किस बारे में ये पंक्तियाँ हैं वो प्रसंग हो जाएगा, और व्याख्या लिखना, अर्थ लिखना है। प्रश्न 20, आपका नाम रमेश है और आप केंद्रीय विद्यालय भोपाल के छात्र हैं। आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अतः आप शुल्क मुक्ति मतलब फीस माफ़ के लिए विद्यालय के प्राचार्य को पत्र लिखें। तो इसमें हमको सबसे ऊपर जो स्कूल का नाम लिखते हैं पत्र लिखते समय, वहाँ लिखना है प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय भोपाल, ऐसा लिखना है। उसके बाद विषय लिखना है शुल्क मुक्ति के बाबत, और जो बीच में लिखना है वो हमको अपने परिवार की स्थिति बताते हुए जो भी प्रार्थना पत्र लिखना है वो लिखना है। और आखिरी में जब आपका प्रिय छात्र लिखते हैं हम, वहाँ पे लिखना है अपना नाम की जगह रमेश। इस तरह से आपको ये आवेदन पत्र लिखना है। उसके बाद है अपने मित्र की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र। तो ऊपर अपने मित्र का नाम, पता, फिर पूरा बधाई पत्र लिखना है, उसके माता पिता को प्रणाम और वो कैसा है ये सब लिख के, और उसको इतने अच्छे अंक आए उसके लिए बधाई, पूरा बीच में पत्र लिख के, और आखिरी में अपना नाम लिखना है कि तुम्हारा मित्र और स्वयं का नाम। तो परीक्षा में नाम नहीं लिखते हैं तो वहाँ पे रोल नंबर लिख दो या XYZ अबसर लिख दो। फिर प्रश्न 21 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर हल कीजिए। सबसे पहले हम अपठित गद्यांश की लाइनों को अच्छे से पढ़ेंगे 2 से 3 बार। मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय होता है, उसे पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी ईश्वर द्वारा जो मनुष्य रूपी वरदान
इस पृथ्वी पर हुआ है मानो धरती का रूप ही बदल गया है। यह संसार कर्म करने वाले मनुष्यों के आधार पर टिका है। देवता भी उनसे ईर्ष्या करते हैं। मनुष्य का जीवन कर्म बल के कारण श्रेष्ठ है। धन्य है मनुष्य का जीवन। तो प्रश्न एक है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो मैं इसका उचित शीर्षक मनुष्य का जीवन लिखती, आपको जो भी उचित लगे वो आप लिख सकते हो। दूसरा है, मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है? मनुष्य का जीवन कर्म बल के कारण श्रेष्ठ माना गया है ना। किसके कारण? कर्म बल, उत्तर इसका। तीसरा है, यह संसार किस आधार पर टिका है? यह संसार कर्म करने वाले मनुष्यों के आधार पर टिका है। फिर देवता किससे ईर्ष्या करते हैं? देवता मनुष्य से ईर्ष्या करते हैं। फिर पांचवा है, इस पृथ्वी पर ईश्वर प्रदत्त वरदान क्या है? इस पृथ्वी पर ईश्वर प्रदत्त वरदान मानव है, मानव रूपी, है ना। ये हो गए पांचों प्रश्नोत्तर, और ये आसानी से इसी पैराग्राफ में मिल गए हमको, इसी गद्यांश में। फिर प्रश्न 22, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखो। तो 250 शब्दों का निबंध लिखना है, कम से कम 2.5 पेज का तो होना ही चाहिए। बाल श्रम के कारण कोविड-19 समस्या और समाधान, यह भी त्वरित समस्या है हमारी। विज्ञान के चमत्कार और जल संरक्षण, इन चारों में से किसी भी विषय पे आप निबंध लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है प्रश्न ब, किसी एक विषय की रूपरेखा लिखो। तो जो हम निबंध लिखते समय जो बिंदु लिखते हैं और उसका विस्तृत वर्णन करते हैं, और जब रूपरेखा लिखते हैं तो सिर्फ उसके अंदर बिंदुओं को लिखा जाता है, विस्तृत वर्णन नहीं किया जाता। मेरा प्रिय मित्र और वृक्ष हमारे मित्र, इनके ऊपर हमको रूपरेखा लिखनी है। ये हमारा प्रश्न पत्र हल हो चुका है और परीक्षा भी हो गई है अभी आपकी। इसको आपको अच्छे से याद करना है, परीक्षा में जो भी लिखा है ठीक है, अब इसको अच्छे से याद करिए, आगे काम आएगा वार्षिक परीक्षा तक। धन्यवाद।